Morning all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So today what we will do, cover the second half of the exercise number 11.2 का पार्ट 2 आज खत्म करते हैं। पार्ट 2, पार्ट 1 में हमने रिमेनिंग हाफ क्वेश्चंस किए थे कल, एंड आज द अदर हाफ ऑफ द एक्सरसाइज। तो एक ये नाइन्थ वाला क्वेश्चन बस कल की कैटेगरी का क्वेश्चन मान लो। ये वैसे तो कल ही हो जाना चाहिए था, बट ठीक है, आज कर लेते हैं इसको। इक्वेशन बनानी है, हमने कल डिस्कस कर लिया था, 2 पॉइंट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वेक्टर एंड कार्टेशियन दोनों बनानी है, और उसके बाद फिर वो सेकंड इंट्रोडक्टरी पार्ट वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे ऐसे एंगल वगैरह निकालने के। तो पहले नाइन्थ को खत्म करो जल्दी से। सो एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास करती है। सो स्टार्ट करो। दोनों पॉइंट्स को अब देखो, वेक्टर इक्वेशन माननी है। अगर वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो इन दोनों पॉइंट्स को हमको x1 y1 z1 x2 y2 z2 मानना है। ओ सॉरी, कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है तो। और अगर वेक्टर इक्वेशन बनानी है तो फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी की फॉर्म में पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डेटा को कैसे रीड करना है, दिस इज द मेन थिंग। डेटा गिवन तो है, बट उसको रीड कैसे करूं मैं। ठीक है, उसको किस एंगल से देखूं, तो कार्टेशियन फॉर्म में उसको x1 y1 z1 फॉर्म में देखो, और वेक्टर फॉर्म में उसको वेक्टर ए और वेक्टर बी के फॉर्म में देखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Here the two given points are, here the line L is given passing through two given points, given passing through two given points। ठीक है, टू गिवन पॉइंट्स। एक काम करते हैं, साइमल्टेनियसली एक साइड वेक्टर बनाते हैं और एक साइड क्या बनाते हैं, कार्टेशियन बनाते हैं ना। टू गिवन पॉइंट्स, तो ये हो गया हमारा, लेट्स से पॉइंट ए। ठीक है, एंड ये हो गया पॉइंट बी। अब जब अपन क्या बना रहे हैं, कार्टेशियन बना रहे हैं, तो कार्टेशियन सपोज करो मैं सेट बना देता हूँ कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन में हम कैसे रीड करेंगे इसको, बोलो, अभी अभी बताया ना कैसे रीड करेंगे। x1 y1 z1, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसको x1 y1 z1 ले रहे हैं और किसको x2 y2 z2, मतलब टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक ट्रेंड भी फॉलो करना होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो पहला पॉइंट है उसको x1 y1 z1, और जो सेकंड पॉइंट है उसको x2 y2 z2। सो लिख देंगे हम सिंपली 3 - 2 एंड -5, इधर लिख देते हैं हम 3 - 2 एंड 6। साइमल्टेनियसली चलो काटे वेक्टर फॉर्म भी सॉल्व करते चलते हैं, ताकि अपने को ये डिफरेंस भी पता चलता रहेगा ना। तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, ये जो 2 पॉइंट्स पास थ्रू हो रहे हैं इनके पोजीशन वेक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इनके पोजीशन वेक्टर्स। तो पोजीशन वेक्टर्स सपोज करो ए का बनाऊंगा तो वेक्टर ओ ए, और इसको स्मॉल लेटर ए से डिनोट करा के 3 i कैप -2 j कैप -5 k कैप, एंड वेक्टर ओ बी और स्मॉल वेक्टर बी 3 i कैप -2 j कैप एंड व्हाट +6 k कैप। फाइन। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से वेक्टर इक्वेशन, यहाँ से कार्टेशियन इक्वेशन और यहाँ से वेक्टर इक्वेशन बनाने की कहानी। नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन L is given by, of line L is given by, इधर क्या लिखेंगे, नाउ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन L is given by, line L is given by। चलिए, सो बोलो कार्टेशियन इक्वेशन, आप बताओ लक्ष्य, क्या फॉर्मेट था कार्टेशियन इक्वेशन लिखने का। दो, यस, x - x1 अपॉन में ए। ए तो तब था जब डायरेक्शन गिवन हो, अभी 2 पॉइंट गिवन है ना। हाँ, x2 है तो वो ए ही, आप बोल तो सही रहे हो कि है तो वो ए ही, लेकिन वो ए निकालने का तरीका भी ये वाला चेंज करना पड़ेगा अपने को, x2 - x1 में उसको कन्वर्ट करके ही वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन नंबर्स, है ना। हेलो, अच्छा कब देके गया, एक बार पूछ।
पूछता हूँ मैं, पूछता हूँ देख। इज इक्वल टू लेमडा, और इधर आओ, वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, बोलो। वेक्टर आर इक्वल टू, वेक्टर ए तो हमेशा ही आता है, प्लस लेमडा टाइम्स, इस बार क्या कर देंगे हम, वैसे वेक्टर बी ही लिखते हैं लेकिन दो पॉइंट्स हैं, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, फॉर्मेट सेट हो गया, तो पुट द डेटा, पुट द डेटा एक्स माइनस एक्स वन लगाना है यहाँ पे। तो एक्स वन वाई वन जेड वन लिख दो, क्या है 3, फिर क्या होगा y माइनस और माइनस टू कर देंगे तो प्लस टू, और z माइनस जेड वन करेंगे तो z माइनस माइनस फाइव है तो प्लस फाइव, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन यानी 3 - 3 0, माइनस टू माइनस माइनस टू यानी माइनस टू प्लस टू अगेन 0, 6 माइनस माइनस फाइव यानी कि 11। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू लैम्डा, इक्वल टू, इक्वल टू, इधर आओ, वेक्टर आर इक्वल टू, वेक्टर ए पुटअप कर देते हैं 3 i कैप माइनस टू जे कैप माइनस फाइव के कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए करो तो वही आएगा 0 i कैप प्लस 0 जे कैप एंड देन प्लस 11 के कैप। ठीक है, अब देखो दोनों फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ चुकी हैं। ये तो रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन है, इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, और ये है हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन। मेरा सवाल ये है कि ये जो डायरेक्शन नंबर्स में 0 0 दिखाई दे रहे हैं, ये हम हटा सकते हैं क्या? और हटा सकते हैं तो किस इक्वेशन में हटा सकते हैं, या दोनों में हटा सकते हैं, या किसी में नहीं हटा सकते? ये देखो, ये दो बार मुझे डायरेक्शन नंबर्स यहाँ पे 0 0 दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कहाँ हटा सकते हैं, कहाँ नहीं हटा सकते हैं? वेक्टर वाली में से हम चाहें तो इसको, ये 0 i कैप 0 j कैप को हटा के लिख के और केवल लेमडा टाइम्स 11 k कैप लिख सकते हैं, और नहीं लिखें केवल ऐसे छोड़ दें तो भी चलेगा। यहाँ आप बिल्कुल कंपल्सरी बेसिस पे इसको लगाए रखेंगे, इसको आप हटा नहीं सकते, दैट मीन्स को सॉल्व नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो हम ये लिख नहीं सकते सॉल्व करके, आपको डिवाइडेड बाय जीरो की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, जो डेटा देती है, इंफॉर्मेशन देती है। तो अगर सपोज करो ये डिवाइडेड बाय जीरो करके इन्फिनिटी लिख दिया, तो फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी भाई, उसका डायरेक्शन नंबर क्या है, या वो किस पॉइंट से पास थ्रू होती है, नहीं मिलेगी ना, बताओ। सॉल्व थोड़ा ना करना है हमको, ऐसा एक रिप्रेजेंटेशन देना है जिससे उस लाइन की इंफॉर्मेशन पता चले। तो ये तो वो रिप्रेजेंटेशन है, यहां से तो लाइन की इक्वेशन से डेटा मिल रहा है कि भैया तू एक्स 3 - 2 और -5 से पास थ्रू होती है, और तेरे डायरेक्शन नंबर 0 0 11 है, पता चल रहा है। लेकिन मैं इन्फिनिटी सॉल्व करके लिख लूंगा तो उसमें क्या पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा ना, बोलो, मुझे बताओ। विशाल समुद्र है, उसमें से एक बॉटल पानी निकाल ली, तो वो पानी, वो जो बॉटल पानी है वो तो डिफरेंशिएटेड है, लेकिन उसको वापस मिला दिया, अब वो बॉटल पानी ढूंढ सकते हो उसमें? तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो तो इन्फिनिटी है, लेकिन वो इन्फिनिटी क्या डिवाइडेड बाय क्या करके मिली, वो सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज है उस इन्फिनिटी को बनाने के, 7 डिवाइडेड बाय जीरो भी इन्फिनिटी है, 10 डिवाइडेड बाय जीरो भी इन्फिनिटी है, पता नहीं क्या डिवाइडेड बाय जीरो भी इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी कहाँ से बना मुझे नहीं पता है, तो मैं इन्फिनिटी बनाऊंगा भी नहीं, जैसा है वैसा का वैसा ही उसको छोड़ दूंगा। ओके, आंसर मैच कर लो, आंसर की से कोई एक जना। फिर चलते हैं अब अपन सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, यानी एंगल और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने वाले पार्ट। क्या, ये क्वेश्चन ही नहीं है, चलो ठीक है फिर। किसी के पास पुरानी बुक नहीं है क्या? तो देखो ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। अब हमारे पास एंगल निकालने का सवाल आ चुका है, देखो क्वेश्चन नंबर 10th 11th, ये दोनों एंगल निकालने के सवाल हैं। कैसे एंगल निकालते हैं, डिफरेंस ये है कि 10th वाला कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में है और 11th वाला कार्टेशियन फॉर्म में, दिस इज द ओनली डिफरेंस। चलो, तो दो लाइंस गिवन है, इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। हियर द टू गिवन लाइंस आर हेयर, और क्योंकि वेक्टर फॉर्म गिवन है तो वेक्टर इक्वेशंस लिख देते हैं, वेक्टर इक्वेशंस ऑफ टू गिवन लाइंस आर, इक्वेशंस ऑफ
टू गिवन लाइंस, लेट्स इनको L1 एंड L2 मान लेते हैं R। ठीक है, सो लेट्स से ये तो है लाइन L1 की इक्वेशन और ये है लाइन L2 की इक्वेशन। ठीक है, अब रफ शीट और पेन निकाल के रेडी रखना है, एक जैसे मैं इक्वेशन कर रहा हूँ तो सेकंड पार्ट है ना, वो रफली जल्दी से आप क्विकली सॉल्व करके आप बताएंगे। L1 L2, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास दो इक्वेशंस मिली दो लाइंस की, तो इसके कंपोनेंट्स को अपन अलग 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 कर देंगे। कैसे? ये वाला कंपोनेंट होगा एक, तो एक कंपोनेंट ये वाला होगा, एक कंपोनेंट ये वाला होगा, एक कंपोनेंट ये वाला होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक कंपोनेंट ये वाला होगा ना, इनको अलग अलग कर दें। तो क्या करेंगे उसको अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। नाउ कंपेयरिंग these equations, comparing these equations with the standard form, with the standard form, that is, बोलो वेक्टर इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी। दोनों की मत लिखो, बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो, ऐसा नहीं कि सर दो हैं तो फिर म्यू टाइम्स वाले भी लिखूं क्या, नहीं, एक लिख दो। अब इससे कंपेयर करो, तो इस वाली फॉर्म से कंपेयर करेंगे वी गेट, तो हमको उन दो इक्वेशंस में से चार कंपोनेंट्स निकल के आएंगे, जो कि होंगे वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर B1 एंड वेक्टर B2। तो कंपेयर करके वहां से चारों कंपोनेंट्स निकालो। तो A1 निकलेगा ये वाला, A2 निकलेगा ये वाला, B1 निकलेगा ये वाला एंड B2 निकलेगा ये वाला। लिख दो फटाफट। A1 क्या निकला, 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। बोलो A2 क्या निकला, 7i कैप, और j कैप तो है ही नहीं यहाँ पे, केवल k कैप है, -6k कैप। ठीक है, कॉमा लगा दो, सेमी कॉलन। B1 और B2 देखो, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, and this is I cap plus 2j cap plus 2k cap। ओके। हम्म, अब देखो, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आपने लिख तो दिया, बट लिख तो दिया आपने, अच्छी बात है, बट ये वाला पार्ट किसी काम का नहीं है। Because as far as finding angle between two lines, only and only thing which is crucial to this angle finding is the direction numbers and nothing else। तो डायरेक्शन नंबर्स की मदद से हमको एंगल निकालना है, बाकी तो ये हमने लिख दिया, अच्छी बात है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा ना, हम वेक्टर B1 और वेक्टर B2 भी निकाल सकते हैं लाइन की इक्वेशन से और उसी से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो अब अपने को काम लेना है बस इस वाले पार्ट को। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला जब वेक्टर इक्वेशन गिवन हो तो दिया बताएगी। बोलो। एंगल को थीटा मान लेते हैं, एंगल थीटा बिटवीन टू लाइंस। बोलो दिया, बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। बोलो, कल डिस्कस किया था ना, कल आए थे ना, कल आए थे, फिर बोलो प्रियांशी बोलो। हम्म, कल का काम नहीं किया क्या बेटा? हम्म, ये कल से पहले का भी काम नहीं कर रखा, केवल कल का ही नहीं किया? देखो फर्क आ गया ना, एक दिन का बैकलॉग क्रिएट करने का फर्क आ गया। अब इतना सरल सा फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, अगर ये इतना सरल सा भूल गई मैं, तो सेम डे का काम सेम डे पे खत्म करो, अगेन एंड अगेन। यस, इधर से आप बोलो आयुष, कहाँ है A1 A2? तो फिर आप इस पूरे फॉर्मेट को, पूरे स्ट्रक्चर को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? हम डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर फॉर्म का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं ना।
यस। सो द फॉर्मूला इज बेटा जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला होता था, वही तो एंगल बिटवीन टू लाइंस है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते थे, याद करो, कॉस थीटा इक्वल टू, अब इनका तो काम ही नहीं है ना, काम इन दोनों वेक्टर्स का है। तो कैसे निकालते थे, b1 डॉट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। और जब वेक्टर्स की बात होती थी तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन जब लाइंस की बात हो रही है तो मॉडुलस लगाने की जरूरत है, क्योंकि वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल पॉसिबल था, लेकिन लाइंस के बीच में ओनली एक्यूट एंगल ही पॉसिबल है। तो एक्यूट एंगल वाला पार्ट कंसर्न करने के लिए हम इसको नेगेटिव नहीं कर सकते। फाइन, क्लियर। सो जस्ट पुट द वैल्यूज, वेक्टर b1 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है हमको सेकेंड वाले से, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, एंड वंस वी आर डन, एक बार इसका मॉडुलस भी करना है, डिवाइडेड बाय, फिर मैग्नीट्यूड अलग अलग कर दो, b1 का क्या होगा, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर का सम का रूट, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर का सम का रूट। फाइन, अब सॉल्व कर दें बस। सो इट इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12। तो वैसे तो नेगेटिव आया नहीं, मॉडुलस का कोई रोल है नहीं इस क्वेश्चन में। तो 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 36 गिव्स मी 49, 13 प्लस 36 49 हुआ, तो रूट 49। और इधर 8 और 8 और 1 9, रूट 9। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप पे करो सॉल्व, इक्वल टू, ये कितना हुआ, 16 प्लस 3 19, और मॉडुलस 19 यानी 19 ही हुआ, मॉडुलस 19 में 19 ही होता है, 7 इंटू 3। सो 19 डिवाइडेड बाय 21 है ना, बट ये तो किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है, हमको थीटा चाहिए, इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 19 डिवाइडेड बाय 21 is the required angle between the two given lines। मैच करो आंसर। between two given lines। क्लियर। चलो सेकंड पार्ट करो क्विकली सारे बच्चे, क्वेश्चन दिखाओ, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा, लाइन L1 L2, दिख गई लाइन L1 L2, लाइन L1, लाइन L2, दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी लेवल कम कर देता हूँ थोड़ा, लो अब दिख रही है। चाहे से विदाउट स्टेप्स कर लो, केवल सॉल्यूशन पार्ट कर लो। तो यहाँ से A1 हो जाएगा 3 i कैप प्लस j कैप माइनस 2 k कैप 2 i कैप माइनस j कैप माइनस 56 k कैप, b1 हो जाता है i कैप माइनस j कैप माइनस 2 k कैप 3 i कैप माइनस 5 j कैप माइनस 4 k कैप। हो गया। अगेन A1 A2 इस वाले लेफ्ट साइड वाले वेक्टर्स हमने एक्सट्रैक्ट तो कर लिए इक्वेशन से, बट दे आर ऑफ नो यूज एज फार एज फाइंडिंग एंगल इज कंसर्न। केवल B1 B2 सा ही लेना देना है हमारा। तो प्रियांशी कल वीडियो लेट डला था, ये कारण है क्या, काम नहीं होने का। तो बेटा मांग लिया करो, बता दिया करो, ग्रुप में पैसे डाल दिया करो, याद दिला दिया करो। क्या, डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा।
याद रहे साथ में बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है, नोटिफिकेशंस ऑल करें। ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो अपलोड होते ही बेल आइकन बज जाएगा। ठीक है। नहीं, प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, आपको लग रहा हो। अब ऐसे तो बिल्कुल मत बोलना है कि सर हमने तो डायरेक्ट सबने ही यूट्यूब से देख लिया था। देखा होगा एक आध जनों ने डायरेक्ट, लेकिन बाकी लोग तो लिंक का ही वेट कर रहे होंगे कि लिंक आ जाए। क्योंकि उतने तो व्यूज ही नहीं थे वीडियो में कि जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, आने इससे पता चल रहा है कि सारों ने नहीं देखा। 1 into 3 3, -1 into -5 इज +5, -2 into -4 इज +8। ठीक है, सही है। यहाँ पे 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर गलत किया क्या? ओके, 4 और एक 5 और एक 6, और ये 16 और 25, 41, 41 और 9 √50। ठीक है, तो 8 और 5 13 और 3 16 हो गया वो तो। ठीक है, ये तो 16 हो गया न्यूमरेटर पार्ट। और ये डिनोमिनेटर पार्ट क्या सॉल्व होगा ही नहीं। तो √50 को क्या लिख सकते हैं? 5 √2। और इसको क्या लिख सकते हैं? ये √6 ही है। देखो, इसको तो √6 ही लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते थे? 5 √2। अब अगेन मर्ज करेंगे तो √6 into √2 क्या हो जाएगा? मतलब √6 में से भी तो देखो √2 निकल के आएगा। √6 में से भी √2 निकल के आएगा। और एक √2 इधर भी है। तो 5 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना दो। 5 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके क्या बना दो? 10 बना दो। फिर इसमें से क्या बचा? √3। और ऊपर क्या बचा? 16। अब 16 और 10 को कैंसिल आउट किया तो 8 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो ये क्या बना? 8 डिवाइडेड बाय 5 √3। अगेन अगर आप रैशनलाइज करो तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करा दो। देखो, रैशनलाइज फॉर्म में है या इसी फॉर्म में है? इसी फॉर्म में है। सो कॉस इनवर्स 8 डिवाइडेड बाय 5 √3 इज द रिक्वायर्ड एंगल। समझ आया ना कैलकुलेशन पार्ट लास्ट लास्ट में सभी को? इधर से दिया एंड प्रियांशी, लास्ट पार्ट में कैलकुलेशन पार्ट क्लियर है ना? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने का तरीका जब वेक्टर इक्वेशन गिवन हो। अगले सवाल में क्या गिवन है? यही चीज जब कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो। ठीक है, कर दूं उस पार्ट को डिलीट? कर दूं? ओके। अब सेकंड 11th क्वेश्चन क्या है? अब हमारे को क्या गिवन है? कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। तो इसमें क्या करेंगे? वही दो लाइंस लिख देते हैं हम पहले। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर गिवन एज। टू लाइंस L1 and L2 are given as given as सो अगेन ये तो हो गई हमारी लाइन L1 की इक्वेशन। ठीक है, ये हो गई लाइन L1 की इक्वेशन, एंड ये हो गई लाइन L2 की इक्वेशन। लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2 की इक्वेशन। ठीक है, कंपेयर करेंगे पिछली बार की तरह। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म उठा लेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और फिर वही डेटा निकालना है इक्वेशन से। कंपेयरिंग दीज इक्वेशन with the standard form equations with the standard form। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? बताओ। दैट इज, बोलो। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्स माइनस ने इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, x - x1 डिवाइडेड बाय a, y - y1 डिवाइडेड बाय b, एंड z - z1 डिवाइडेड बाय c, यही होती है। अब लेकिन क्योंकि लाइंस हमारे पास दो हैं, तो दो हैं तो जहां x1 y1 z1 है, दूसरे के लिए उसको x2 y2 z2 कर देंगे। समझ आया? और जहां हमारे पास नीचे ए बी सी है तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 कर देंगे, यही फर्क होगा। सो इससे कंपेयर करके वी गेट, सारा डेटा लिख देते हैं। x1 y1 z1 इधर, x1 y1 z1 साथ में x2 y2 z2। ठीक है ना? फिर इधर एंड इधर आ जाओ, A1 B1 C1 और आगे A2 B2 C2।
तीन तीन छः और दो, 6 × 2 यानी 12 एलिमेंट्स निकलेंगे। तो x1 y1 z1 तो यहाँ से निकाल लो, करो कंपेयर, बताओ x1 y1 z1 क्या निकलेंगे, 2, आगे बोलो 1, एंड व्हाट अबाउट z+3, -3। ठीक है, सो यहाँ से 2, 1 एंड -3, कॉमा कॉमा कॉमा। x2 y2 z2 बताओ, इस वाली लाइन पे आ जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, -2 +4 +5। क्या सीखा था कि साइन जस्ट अपोजिट कर दो, ऊपर प्लस है तो नीचे नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव, देन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो आ गए, ये तो वो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया जो अगेन एंगल निकालने में किसी काम का हाल फिलहाल है नहीं। अब जो काम का है डेटा वो नीचे रखा हुआ है, 2 5 -3, 2 5 एंड -3, कॉमा कॉमा कॉमा। और A2 B2 C2 सेकेंड लाइन से निकाल लो, -1 8 एंड 4। ठीक है ना। अगेन ये वाला पार्ट अभी इस क्वेश्चन में तो किसी काम का है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी काम का नहीं होगा। अभी नीचे जब अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो फिर दोनों पार्ट्स काम के होंगे। अभी तो ये वाला पार्ट ही काम का है ओनली। चलो, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस का अब स्ट्रक्चर रेडी करेंगे जब कार्टेशियन स्ट्रक्चर गिवन हो। एंगल बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2 इज गिवन बाय, बताओ अंश, एंगल बिटवीन टू लाइंस का स्ट्रक्चर बताओ जब कार्टेशियन स्ट्रक्चर गिवन हो। तरीका मतलब फॉर्मूला कह दो, कुछ भी कह दो। cos थीटा यस इक्वल टू A.B। देखो, जब वेक्टर चल रहा था तब वो कार्टेशियन फॉर्म बता रहा था, अब कार्टेशियन चल रहे हैं तो आप वेक्टर फॉर्म बता रहे हो। A.B ये कैसा स्ट्रक्चर है, वेक्टर स्ट्रक्चर है या कार्टेशियन स्ट्रक्चर है? वेक्टर वेक्टर स्ट्रक्चर है ना, अभी कार्टेशियन स्ट्रक्चर चाहिए ना बेटा। कार्टेशियन स्ट्रक्चर क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस जो डेटा गिवन है बेटा उसी से तो फॉर्मूला बनेगा। अभी डेटा किस फॉर्म में गिवन है, A1 B1 C1 A2 B2 C2। कल तक डेटा किस फॉर्म में गिवन था, वेक्टर A1 वेक्टर B1 इस तरीके से। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो उसी स्ट्रक्चर में बनेगा जिस स्ट्रक्चर में डेटा गिवन है। ठीक है, सो क्या है बताओ, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और मॉडुलस लगाना पड़ेगा ताकि एंगल हमारा एक्यूट हो, एंड डिवाइडेड बाय, अब मैग्नीट्यूड जैसे लिख रहे थे तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर का सम का रूट, और इधर क्या लिखेंगे, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का सम का रूट। देखो बेटा, काम वही किया है जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया, बस उसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज कर दी। काम तो वही किया है ना, वही डॉट प्रोडक्ट किया है ऊपर, वही नीचे मैग्नीट्यूड किया है। ठीक है, A1 × A2 करो जरा। सो 2 × -1 कितना होता है, -2, देन 5 × 8 कितना होता है, 40, और आगे बढ़ो, -3 × 4 इस माइनस का 12, मॉडुलस भी लगा दो, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड तो 2 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर, आगे -3 का स्क्वायर का सम का रूट कर ही देंगे। आगे बढ़ो, ये होता है -1 का स्क्वायर, देन 8 का स्क्वायर, एंड देन 4 का स्क्वायर। करो जरा, 40 - 12 28, 28 - 2 26, 26 का मॉडुलस 26 ही रहेगा। इधर आओ, 4 + 25 29, 29 + 9 38, √38। और सेकंड में आ जाओ, 1 + 64 65, 65, अच्छा 64 और 16 पहले जोड़ लो, 80, 80 हो गए तो √81, √81 यानी कि 9। ठीक है, अब कुछ कटा क्या, कुछ भी नहीं कट रहा, यही आंसर, 9 √38, या फिर रेशनलाइज किया है, यही है। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर ये है तो थीटा क्या हो जाता है, cos 1 26 डिवाइडेड बाय 9 √38 इज द रिक्वायर्ड एंगल। चलो सेकंड करो क्विकली, द रिक्वायर्ड एंगल। सेकंड इक्वेशन दिखाता हूं आपको, ये रही। सेकंड क्वेश्चन में ये है लाइन L1 की इक्वेशन, ये है लाइन L2 की इक्वेशन। दिख रहा है, वो भी क्या,
x1 y1 z1 क्या क्या निकाला है? बोलो। x1 y1 z1 क्या क्या निकाला है बच्चों इसमें? नीचे तो काम आएगा। ठीक है, एग्जाम में मत निकालना, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए और एंगल नहीं निकालना हो, कुछ और निकालना हो, तो उसमें तो निकालना पड़ेगा ना। अभी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, तो ये क्वेश्चन जो नीचे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालने की क्वेश्चन में ये इक्वेशन भी तो आ सकती है। हाँ, क्या निकलेगा? 0 0 0, क्योंकि एक्स वाई जेड है तो एक्स को क्या लिख सकते हैं? x-0, y-0 और z-0। सो इसको लिख देते हैं हम 0 0 0। उधर 5 2 3। A1 B1 C1 इज 2 2 1 एंड 4 1 8। 4 1 8। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। यस बेटा। आ जाओ ना। अब वो तो देखो अभी कितने, आप तो आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है। हम्म। हुआ। तो अगेन इससे तो कोई लेना देना नहीं है इस पार्ट से, और इस पार्ट पे रखो वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। हम्म। बताओ जरा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 किया इसमें? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8। इधर लिखूंगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर। इधर क्या लिखेंगे हम? 4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। सही किया, ओके। ये कितने में? 16 और 2 18। मॉडुलस 18 एंड 18। इधर क्या हुआ? √9 = 3। इधर क्या हुआ? 16 और 64 80 और वही 9। सो 18 / 3 9 जा 27, दैट मीन्स 2/3। 2/3 हो जाएगा। 9 2 जा 18, और ये 9 1 जा 9। सो 2/3 कॉस इनवर्स 2/3 इज द रिक्वायर्ड एंगल। बोलो एनी कोई भी क्वेरी, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, बोलो। नो डाउट्स। अच्छा, ये कॉस इनवर्स के अंदर जो चीज आ रही है, सोच के बताना जरा सारे लोग। जो कॉस इनवर्स के अंदर जो चीज आ रही है, जैसे 2/3 आया, पिछले में कुछ आया, उससे जो चार क्वेश्चन हो गए ना एंगल बिटवीन के, दो वेक्टर के। ये कॉस इनवर्स के अंदर जो चीज आ रही है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ रेंज करेगी? जैसे ये 2/3 आया, -1 से 1, वेरी गुड। और उसमें भी हम अभी मॉडुलस लगा दे रहे हैं, तो 0 से 1। 0 से 1। जैसे 2/3 की वैल्यू <<1 है ना, ये 3/2 नहीं आ सकता कभी भी। 3/2 तो 1.5 होता है। तो कॉस की रेंज ही 1 तक है। तो कॉस इनवर्स 1.5 बात करना ही इनवैलिड है। कॉस इनवर्स तो आप 1 तक ही बात कर सकते हो ना। ठीक है। चलो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी सी। अब चलते हैं, एंगल का काम सारा हो गया, कर दूं इसको डिलीट। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में डायरेक्टली नहीं पूछ रहा कि एंगल निकालो, लेकिन है तो ये भी एंगल निकालने का ही सवाल। चेक करो। सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी। पी की ऐसी वैल्यूज निकालो ताकि ये जो दो लाइंस गिवन हैं, ये दोनों लाइंस एक दूसरे से राइट एंगल पे टकराएं। एक लाइन ये गिवन है और एक लाइन ये गिवन है, राइट। इसमें कहीं ना कहीं पी है, देखो ये रहा पी, ये रहा पी, दो जगह पी है। तो पी की ऐसी वैल्यू आप फिट करो इसके अंदर, इन दोनों जगह पे सेम ही वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, ताकि इन दोनों के बीच का जो एंगल निकले, थीटा निकले, वो क्या निकले? 90 डिग्री निकले। सवाल समझ में आ गया क्या? ओके। चलो, अब इसको कैसे अंजाम देंगे देखो। सबसे पहले तो लिख देते हैं हम, वेयर आर द लाइंस, लाइंस की इक्वेशंस। हेयर द कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइंस आर गिवन एज इक्वेशंस ऑफ लाइंस, वही दो L1 एंड L2 मान लेते हैं इसको। hence L1 and L2 are given as, so this is line L1 and this is line L2, line L1 and this is line L2। अब ये बताइए, इसको इसी फॉर्म में, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उससे कंपेयर कर लें क्या? अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, देख के बताओ।
अब तक तो जो इक्वेशंस मिल रही थी वो हलवा मिल रही थी, सब स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी रखी रखाई मिल रही थी। लेकिन ये नहीं है रखी रखाई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जिसमें ऊपर जो एक्स वाई जेड लिया आपने, उसका कोएफिशिएंट हर हाल में क्या होना चाहिए? 1। जबकि यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट -1, यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट +7, वहां पे एक्स, वहां पे चलो ठीक है ना, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट -7, यहाँ पे चलो ठीक है, लेकिन जेड का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1, तो पूरा झोल हो रहा है। तो इसको आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो इस वाली लाइन पे आ जाओ, तो इसको इंप्लाइज करके 1 - एक्स को आपको x-1 बनाना पड़ेगा, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। और अभी एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? ध्यान से सुनो, करना क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट अभी क्या है? -1। बनाना क्या है? 1। तो 1 बनाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा? -1। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से -1 कॉमन ले लो और काम हो जाएगा। तो -x में से -1 कॉमन लेंगे x, +1 में से -1 कॉमन लेंगे -1, और याद रखना डिनोमिनेटर से भी लेना है। तो 3 में से -1 कॉमन लेंगे तो -3। आगे चलो, 7y को y बनाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा? 7। 7 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 7y में से 7 कॉमन लिया y, 14 में से 7 कॉमन लिया 2, याद रहे 2p में से भी लेना पड़ेगा, तो 2p/7। या यूं कहें, देखो इसमें से 7 कॉमन लेके नीचे डिवाइड करवा दिया, बात एक ही है। ऊपर 7y -14 में से 7 कॉमन लिया तो बचा क्या? y-2। और इस 7 की यहाँ कोई जगह नहीं है, इसको 2p से नीचे डिवाइड करा दिया, कैसे भी तरीके से आप देख लो। और इसके थर्ड पार्ट को तो छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह ही दिखाई दे रहा है। अब ये जो इक्वेशन है इसी को आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हो, ना कि जो गिवन इक्वेशन है। सिमिलरली इधर भी आइए, इधर बताइए -7x है, तो -7 से डिवाइड करा दूं ऊपर नीचे, तो -7 से डिवाइड कराएंगे तो x, और 7 को -7 से डिवाइड कराएंगे तो -1। सही है। और 3p को -7 से डिवाइड कराएंगे तो -3p/7। बोलो समझ आया? चलो आगे बढ़ो, इस वाले पार्ट को छेड़छाड़ मत करो। और अगेन 6 - z में जो है -1 से डिवाइड कराना पड़ेगा, तो z-6 डिवाइडेड बाय -5। बोलो यहां तक क्लियर है? बस यही इस क्वेश्चन की खास बात थी, जो अब तक यूज नहीं हुई है किसी भी क्वेश्चन में। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को भूल के इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे जो कन्वर्टेड फॉर्म्स है। अब आप इसको कंपेयर कर लो वही स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ? कंपेयरिंग दैम विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, them with the standard form, दैट इज कार्टेशियन फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x-x-x1 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू y-y1 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू z-z1 डिवाइडेड बाय c इक्वल टू लैम्डा। चलो अब प्रियांशु की बात मान लेते हैं कि उनका काम ही नहीं है, तो फिर क्यों निकालें, एबीसी निकाल लेते हैं। ठीक है। सो x1 y1 z1 ना निकाल के जस्ट एबीसी निकाल लेते हैं दोनों से। तो दोनों से एबीसी निकालेंगे तो क्या निकलेगा? a1 b1 c1 और a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। ओके। अच्छा ये तो नहीं लग रहा किसी को कि सर उनका काम था ही नहीं, तो फिर न्यूमरेटर में भी उनको क्यों देखा आपने? भाई न्यूमरेटर में आपने क्यों -7x को 7 बनाया, क्यों 7 को -7, जब काम ही नहीं था तो? बेटा उसको बनाओगे तब जाके 3p बनेगा कुछ, क्योंकि ऊपर कन्वर्जन करने से नीचे वाला भी तो कन्वर्ट हो रहा है, तो कन्वर्ट तो पूरा ही करना पड़ेगा, चाहे से फिर आप डेटा एक्सट्रैक्ट ना करो। ठीक है। कुछ सही कुछ गलत लिखा, b1 लिखना है ना यहाँ पे, a1 b1 c1। हाँ जी। चलो पुट द वैल्यूज, यानी एक्सट्रैक्ट करो वैल्यूज को, और a2 b2 c2। बोलो -3p/7, आगे बोलो 1, आगे बोलो -5, और a2 b2 c2 वहां से निकालो, बोलो -3, 2p/7, और ये क्या हो जाएगा? 2। समझ आया ना? मतलब नीचे नीचे के नंबर्स निकाल लिए नहीं, 1 2 3 इधर रख दिए, 1 2 3 उधर रख दिए, ऊपर वाले नंबर्स को हटा दिया। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ये है कि ये दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या है? बोलो 90 डिग्री। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो या तो आप एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला लगा दो अभी कॉस थीटा वाला। लेकिन याद करो दो रिजल्ट्स लिखे थे हमने, जब एंगल 90 डिग्री हो तो हमने एक डायरेक्ट रिजल्ट भी तो लिखा था। बोलो क्या? a1 b1 a2 b2 c1 c2 का जो सम है वो क्या, सीधे ही इसको 0 रख दो। तो डायरेक्ट रिजल्ट इसलिए लिखा था ताकि यूज करें, तो उस डायरेक्ट रिजल्ट को इस्तेमाल कर लो। ठीक है। तो एक लाइन लिख दूंगा मैं यहाँ पे, नाउ इट्स गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, व्हाट इज गिवन,
कि दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड लाइन L2 इज राइट एंगल। ये गिवन है ना हमको इन्फॉर्मेशन में, बोलो। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, या दूसरे भाषा में बात करूं तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2। और जैसे ये परपेंडिकुलर वाली बात आती है तो डायरेक्ट रिजल्ट सीखा है हमने क्या, कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू क्या रख दूंगा मैं, 0। ठीक है, सो लगा के लिख दो, सो A1 A2 B1 B2 C1 C2 हो जाता है 0। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ P। सो -3P/7 इंटू A2 कितना है, -3। देन आओ B1 B2, तो 1 इंटू 2P/7, फिर आ जाओ C1 C2, तो -5 इंटू 2, और इनका सम कर देता हूं मैं, प्लस प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज पुट द वैल्यूज, तो ये कितना हो जाता है 9P/7, वो कितना हो जाता है 2P/7, और ये हो जाता है -10, -10 को उधर बेस के +10 बना दे, और 9P 2P 11P, 11P/7 की वैल्यू 10 आ गई, तो P की वैल्यू बोल दो फिर 70, 7 इंटू 10 70/11 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ P। चेक करो इस तरीका है। यानी यहाँ पे जो दो जगह P था ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आप ये वैल्यू अगर पुटअप करते हो तब जाके ये दोनों एंगल एक दूसरे से दोनों लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, समझ आया, स्ट्रक्चर समझ में आया, सॉल्व करने का तरीका समझ में आया, आंसर मैच हो गया। चले नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में परपेंडिकुलर वाली बात कह रहा है शायद। शो, अच्छा शो करवा रहा है। पिछले में तो सीधे सीधे गिवन था कि ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेगी, और इसमें शो कराना है, तो ये तो उससे भी सरल क्वेश्चन हो गया। और इसमें तो आपको वो फेरबदल भी नहीं करना, जिस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है उसी फॉर्म में ही आप रख दो। मतलब ऑलरेडी रखी रखाई इक्वेशन से इसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोएफिशिएंट भी 1 1 1 ही है ऊपर, है ना। Here the two equations are, लाइन L1 की इक्वेशन हो जाती है ये, एंड लाइन L2 की इक्वेशन हो जाती है ये। ठीक है, सो ऊपर कोएफिशिएंट 1 1 1 है क्या, पहले चेक करो। एक्स का 1, वाई का 1, जेड का 1, इधर भी 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो बस फिर यानी जो भी है नीचे वाले नंबर्स को एज इट इज यूज कर लें हम, बोलो, कर लें। ठीक है, कंपेयर किया तो यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 एक्सट्रैक्ट करो, 7 - 5 एंड 1, और इधर से 1 2 3। फाइन। अब आपको शो, मतलब गिवन नहीं है, जैसे अपन यहाँ लिख रहे थे ना, नाउ इट इज गिवन दैट, अपन लिख रहे थे नाउ इट इज गिवन दैट, ये नहीं लिख सकते क्योंकि गिवन है ही नहीं। आपको चेक करना है कि ये, या शो करना है कि ये जो है परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखो इधर स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे, ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 दिया है प्रियांशी, देखो स्क्रीन पे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू जो आप सीधे ही जीरो पुटअप कर रहे थे, वो आप सीधे ही पुटअप नहीं करोगे, आप वैल्यू निकालोगे और चेक करोगे कि वो जीरो है कि नहीं है। क्योंकि पहले तो गिवन था, तो गिवन था तो सीधे जीरो पुटअप कर लिया, अभी गिवन थोड़ी ना, अभी तो चेक करना है। तो चेक करना है तो इसकी जो भी वैल्यू आप निकालो, निकाल के चेक करो कि वो जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो इक्वल टू जीरो हटा देता हूं मैं, इक्वल टू जीरो हटा के और इसकी वैल्यू निकालते हैं, इस पार्ट की वैल्यू निकालते हैं हम। तो नाउ A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालते हैं हम। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। जब इक्वेट करना होता है तो सामने जीरो लगाते हैं, जब वैल्यू निकालनी हो तो सामने जीरो, सामने मत लगाया करो, नीचे इक्वल टू का साइन लगा के इसको सॉल्व करना शुरू किया करो। ठीक है, सो बोलो A1 A2 यानी कि 7 इंटू 1, आगे बोलो B1 B2 -5 इंटू 2, C1 C2 बोलो 1 इंटू 3, 7 - 10 +3 हो गया ये, 7 + 3 ये 0 हो गया। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो बस बस कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू 0 आ गई ना, बस हमने डायरेक्ट रिजल्ट याद किया है, सो लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2।
कॉस थीटा का रोल ही नहीं है यहाँ पे, लेके नहीं आना उस चीज को। परपेंडिकुलर और पैरेलल में हमको कॉस थीटा को लेके नहीं आना, सीधे रिजल्ट्स को यूज करना है, ठीक है। लाइन एलिमेंट इज परपेंडिकुलर एंड प्रूव करना था तो प्रूव लिख दो, ठीक है। तो एंगल का सारा लेना देना खत्म हो गया है ना। चार क्वेश्चंस हो गए, दो में सीधे सीधे एंगल्स निकल रहा है, दो में वो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट। कर दूं डिलीट, कर दूं उसको डिलीट, इरेज कर दूं। यस, इधर से आयुष एंड लक्ष्य की अलग ही क्लास चल रही है, सही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे आ गए क्या, ये खत्म भी कर दिया, खत्म भी कर दिया। तो चलो फिर तुम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करो, हम आते हैं पीछे पीछे। अच्छा अभी तो मिसलेनियस, सॉरी। ठीक है, ओके। हाँ, टाइम बताऊँ आपको। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में काम थोड़ा ज्यादा है, क्या काम ज्यादा है कि अब अपने को दोनों पार्ट से लेना देना है। देख लो टाइम, है ना, देख लिया, 6 7। अब आपको दोनों पार्ट से लेना देना है ना, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, ये सवाल है हमारे पास। चलो देखो कैसे इसको प्रेजेंट भी करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्विकली खत्म करो इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन है। हेयर कौन सी इक्वेशंस गिवन है बताओ, वेक्टर, वेक्टर इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस L1 एंड L2 आर गिवन एस। सो वही लाइन L1 लाइन L2 से इसको डिनोट करा दो। लाइन L1, लाइन L2 से डिनोट करा दो। वही कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, और इस बार चारों चीजें काम की है। A1 A2 भी काम का है और वेक्टर B1 B2 भी काम का है। नाउ कंपेयरिंग देम विद द स्टैंडर्ड फॉर्म वी गेट, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, दैट इज वेक्टर R इक्वल टू A प्लस वेक्टर A प्लस lambda times vector B. This is the standard form we get। निकालो चारों चीजें, वेक्टर A1, वेक्टर A2, ठीक है, पहले ये दोनों निकालो। तो क्या में निकलेगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर A1। A2 बोलो नीचे से, 2i कैप माइनस J कैप माइनस के कैप, ठीक है। चलो जी, A2 B2 भी निकालो, ओ सॉरी B1 B2 भी निकालो, B1 एंड B2 इक्वल टू। तो जहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात आ गई वहां क्रॉस प्रोडक्ट तो लगना ही लगना है, पहले ही अपना माइंडसेट वैसे का वैसे रेडी करो, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात आ गई तो वहां क्रॉस प्रोडक्ट तो होना ही होना है, ठीक है। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी दो कॉन्सेप्ट है, लाइंस पैरेलल हो या लाइंस स्क्यू हो, ठीक है। तो दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट था, उसमें भी था और उसमें भी था, याद है ना। ठीक है, हो गया ये। अब क्या करें बोलो, डेटा निकाल लिया, अब क्या करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। यस वेरी गुड, यही सुनना था मुझे। कई बच्चे इसमें सीधे फॉर्मूला लगाना शुरू कर देते हैं, बेटा फॉर्मूले तो दो हैं, क्यू के अलग हैं, पैरेलल के अलग हैं, और लाइंस क्या आपको शुरुआत में इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, क्या गिवन है क्या भाई ये स्क्यू है या लाइन पैरेलल है। सीधे सीधे कह रहा है लाइन के बीच की छोटी से छोटी दूरी निकालो, बताया नहीं उसने कि ये स्क्यू है या पैरेलल है, तो पता भी आपको लगाना है, क्योंकि पता लगाओगे तभी तो फॉर्मूला लगाओगे। दो फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो कैसे पता लगाते हैं कि लाइन से स्क्यू है या पैरेलल, वो भी बताओ फिर। अब आपके, आपने कहा कि दोनों क्या है, सेम है, तो मतलब कौन कौन से वेक्टर सेम है तो। मुझे बताओ आयुष, देखना यहाँ पे स्क्रीन पे, अगर ये 2i कैप इसकी जगह -2j कैप होता तो ये सेम तो नहीं है, बट फिर भी ये पैरेलल होता। सो सेम मत देखना, प्रोपोर्शनल देखना, क्या देखना, क्योंकि इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ये 2 कॉमन लेने के बाद i कैप माइनस J कैप प्लस K कैप हो जाएगा। तो कोई महाशय ये भी कह सकते हैं, कोई महाशय ये भी कह सकते हैं सर 2 बाहर निकला तो सही, तो बेटा 2 बाहर है तो म्यू भी तो बाहर है, तो ये 2 तो म्यू से मर्ज होके कोई स्केलर बन जाएगा ना, कोई म्यू 1 हो जाएगा, म्यू 2 हो जाएगा।
तो अंदर का वेक्टर सेम हो गया ना। तो आपको एग्जैक्ट सेम चेक करने पे नहीं जाना, आपको केवल इतना चेक करना है कि दोनों प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो देखो ये 1 है ये 2 है, तो रेशियो क्या बना 1/2। ये रेशियो क्या बना -1/1, तो यही फेल हो गया। हालांकि अगला रेशियो अगेन 1/2 है, लेकिन तीनों रेशियो मैच होने चाहिए ना। तो ये यहाँ पे लाइंस स्क्यू हैं, पैरेलल नहीं है। समझ आया, सारी बात समझ में आई? तो अब अपने को बकायदा यहाँ लिखना पड़ेगा, हेयर वेक्टर b1 cannot be written as some k times of vector b2। वेक्टर b1 को कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ वेक्टर b2 नहीं लिखा जा सकता। अगर लिखा जा सकता होता तो लाइंस क्या होती, पैरेलल होती। सो द टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस। सो द टू गिवन लाइंस आर व्हाट, स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस को अंडरलाइन भी करना, स्क्यू लाइंस। अब दो स्क्यू लाइंस के बीच के एंगल निकाल, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम यहां से स्टार्ट करेंगे लिखना। ठीक है, याद है सबको? यहाँ आ जाओ। ये तो एक तरीके से हमने चीजों को पता लगाया। नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज गिवन बाय। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लेटर डी से डिनोट कराते थे, याद है, स्मॉल लेटर डी। अब ये फॉर्मूला किसको याद है, बोलो यश। ओके, ठीक है, आगे। A2 - A1 सही कह रहे हो। हम्म, प्रियांशु आप बोलो। हाँ, तो A2 - A1 और B1 क्रॉस B2 के बीच में क्या कनेक्शन होगा, डॉट प्रोडक्ट का कनेक्शन होगा। गर्ल्स याद है, सौम्या याद है? क्यों? A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, डॉट B1 क्रॉस B2। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये मॉडुलस भी लगने का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो अगेन नेगेटिव भी बन सकता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो इसकी सामग्री पहले रेडी करके आनी पड़ेगी। ये उस प्रकार की सब्जी है कि जिसके अंदर कढ़ाई में ही सब नहीं डाल सकते। ठीक है ना। मान लो हमको उसको क्या बोलते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है तो पहले ही रेडी करोगे ना। या आलू का पराठा बनाना है तो आलू पहले बॉईल करोगे, कढ़ाई में सीधे आलू डाल दोगे, बॉईल होता रहेगा, बनता रहेगा। ऐसे नहीं कर सकते। तो ये इसमें बताओ क्या क्या सामग्री है चाहिए जो मुझे। एक तो ये भी चाहिए, एक ये भी चाहिए, एक ये भी चाहिए। तो इसी अगर मैं जगह पे ये सारी सामग्री स्टार्ट कर दूं सॉल्व करना, तो काफी हैक्टिक से बन जाएगा ना। तो इसको पहले से सामग्री इसकी तैयार करके आओ। सो A2 - A1 निकाल रहा हूं। चलो मैं इधर देखो लेफ्ट साइड में। नाउ A2 - A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, करना माइनस। 2 - 1 आई कैप, फिर -1 - 2, देन व्हाट -1 - 1। ये तो तैयार हो गया। एंड B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, वही डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालेंगे ना। B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 3/3 का वही डिटर्मिनेंट, जिसमें आई कैप जे कैप के कैप ऊपर, और नीचे जो है इसके कंपोनेंट्स बताओ क्या, B1 के क्या है 1 - 1 1, और इसके क्या है 2 1 2। चलो लेट्स सॉल्व इट, करो सॉल्व। सो आई कैप के कंपोनेंट्स बताओ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर कर आगे आई कैप के। सो -2 - 1, तो -3 टाइम्स आई कैप हो गया क्या, क्योंकि हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करने बैठे तो हम मन में भी सॉल्व करके लिख सकते हैं ना। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं सीख रहे तो लास्ट चैप्टर का पार्ट है। ये गया ये गया, तो बोलो 2, 2 - 2 0 हो गया है, तो चलो तो लेकिन फिर भी एक बार लिख दो 0 जे कैप, और के कैप में ये गया ये गया। 1 - -2 यानी कि +3 के कैप, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना खास। ठीक है,
तो अब करीब करीब सामग्री रेडी हो गई, तो जितने भी रेडी हुई अब डाल दो उसमें कढ़ाई में। ठीक है, आ जाओ। A2 - A1 क्या निकाला आपने? आई कैप -3 जे कैप, आगे बोलो -2 के कैप। और डॉट प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 ये नीचे निकाल लिया आपने, मतलब राइट साइड में निकाल लिया। क्या निकाला? -3 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप। और इसका फिर मॉडुलस भी तो रहेगा, डिवाइडेड बाय कौन से वाले का मैग्नीट्यूड है, पहले वाले का या दूसरे वाले का? दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। चाहो तो मैग्नीट्यूड निकालने का काम भी इधर राइट लेफ्ट साइड में अलग से रेडी करके आ सकते हो, बट वो इतना कोई हेक्टिक काम नहीं है, तो ऑन द गो भी कर सकते हो फॉर्मूला के अंदर। अब करो उसका डॉट प्रोडक्ट, 1 × -3 -3 इंटू 0 आई कैप किसने बोला? जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो केवल स्केलर कंपोनेंट्स लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे कि 1 × -3 -3 आई कैप, दोबारा आई कैप लिख दिया तो फिर डॉट प्रोडक्ट नहीं हुआ वो, है ना। और आगे बोलो -3 × 0 0 एंड -2 × 3 -6, मॉडुलस लगाओ और नीचे आओ। √3 का स्क्वायर 9, और इधर क्या बना? 9, 9 एंड 9 √18। सो -3 एंड -6 कितना हुआ? -9, मॉडुलस लगा देंगे तो 9, और √18 को लिख सकते हैं 3 √2, है ना। 9 × 2 = 18 होता है। सो 3 से काटा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। सो 3 डिवाइडेड बाय √2 यूनिट्स इज द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स। चेक करो आंसर मैच हुआ या √2 को रेशनलाइज किया है? रेशनलाइज कर दो तो वो तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, नीचे ऊपर √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 √2/2, 3 √2/2 इज द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो समझ आया क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका भी समझ लिया? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट नहीं, B2 × B1 वेक्टर कर सकते हैं क्या? सोचो। अगर हमने B2 × B1 किया तो ऊपर वाले वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर मिलेगा, ऊपर वाले वेक्टर जो अभी मिल रहा है उसका नेगेटिव वेक्टर मिलेगा। अब केवल उसी का ही मॉडुलस करते तब तो फर्क नहीं आता, लेकिन डॉट प्रोडक्ट करके मॉडुलस कर रहे हैं तो फर्क आ सकता है ना। भाई देखो, इधर देखो, ये B1 × B2 है। अगर मैं केवल इसी का ही मॉडुलस करता, केवल इसी पार्ट का मॉडुलस करता, तो B1 × B2 करके मॉडुलस करूं या B2 × B1 करके मॉडुलस कर दूं, फर्क नहीं आता। लेकिन इसका मॉडुलस नहीं कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? इसका इससे डॉट प्रोडक्ट करके फिर मॉडुलस कर रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करते टाइम ही फर्क आ गया तो, मतलब माइनस साइन हटाने के बाद क्वांटिटी में भी तो फर्क आ सकता है ना। सो आपको B1 × B2 ही करना है फिर तो। ओके। हाँ, इधर देखो, अगर आप देखो इधर स्क्रीन पे देखो, अगर आप B2 और B1 करते हो, कर सकते हो, पर फिर इधर A1 और A2 करना पड़ेगा। अब वापस फर्क नहीं आएगा, अब वापस आंसर सेम आ जाएगा। समझ गए क्या? क्लियर है ना? ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो, देखो ये इस ट्रेंड फॉलो करना है आपको, 2 1 1 2, और या फिर 1 2 2 1। ओके, क्लियर। चलो, आप जाओ बोले हाँ। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो जो अगले 15 16 17 सवाल हैं, तो 15वें में अगेन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, कार्टेशियन फॉर्म में है। और 16वें में अगेन वेक्टर फॉर्म में, तो अभी वेक्टर फॉर्म वाला किया है ना हमने, तो लगे हाथ इस 15 को एक बार के लिए स्किप करके 16वें पे आता हूँ, क्योंकि सारा वो प्रेजेंटेशन पार्ट सेम ही रहेगा। फटाफट पहले ये वाला करो, ये वाला पहले कर लो 16th 1, क्योंकि वेक्टर फॉर्म अभी अभी किया है तो वही वेक्टर फॉर्म का प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर लेंगे, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। ये लाइन L1 हो गई, और ये लाइन L2 हो गई। चलो, डेटा दिख रहा है सारा, शुरू करो। हो गया, आंसर ही आ गया, दिया करो ना। नहीं दिख रहा क्या? लो देखो, अब देखो।
हम्म। अगेन पहले चेक करना कि लाइंस स्क्यू हैं या पैरेलल हैं। A1 तो है आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप। A2 है 4 i कैप +5 जे कैप +6 के कैप। ये हो गया A1 A2। B1 B2 आ जाओ, आई कैप -3 जे कैप +2 के कैप। 2 i कैप +3 जे कैप प्लस के कैप। सो बताओ B1 और B2 के बीच का रिलेशन पता चला, प्रोपोर्शनल है या नहीं है? ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है या नहीं है? नहीं है। तो नहीं है तो साहब अगेन ये लाइंस कैसी हो गई? स्क्यू लाइंस हो गई। तो स्क्यू लाइंस का ही फॉर्मूला लगेगा, फिर तो सेम ही हो गया। A2 - A1, 4 - 1 3 i कैप, फिर 3 j कैप, फिर 3 ही के कैप। B1 × B2 मैच कर लो, यही आ रहा है। A2 - A1 आ जाओ ऋषि। 3 i कैप +3 j कैप +3 के कैप। और B1 × B2 इज -9 i कैप +3 j कैप +9 के कैप। -9 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +9 का स्क्वायर। -27 +9 +27 का मॉड 81 9 81। ये यार आगे चेक करो। -27 से +27 तो खत्म, बचा क्या? ओनली 9। और इधर बताना। 81 81 कितना हुआ? 162 171। और √171 सॉल्व हो सकता है क्या? √19 9 जा ना, 19 9 जा है और ऊपर भी 9 है। तो ठीक है, √19 और इंटू √9 लिख सकता हूँ, ऐसे कह रहे हो? तो ये कट के क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर √9 से √9 टाइम्स कट जाएगा, और √9 क्या होता है? 3। तो 3/√19 यूनिट्स। यूनिट्स लगाना मत भूलना। इज द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो सॉल्व हुआ क्या? यूनिट्स। बोलो प्रियांशी एंड दिया, हो गया? ओके। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन हो तो फटाफट से देखो। अब ये बचे हुए दो क्वेश्चंस हम बिल्कुल रफली कर रहे हैं, ताकि फटाफट से फिर अपन नेक्स्ट पार्ट पे चले। हाँ। तो अगर कार्टेशियन इक्वेशन गिवन हो तो इन लाइंस में से जैसे हम ऊपर से डेटा निकाल रहे थे, तो डेटा निकालने का तरीका बस अलग हो जाएगा। तो लेट्स से ये है लाइन L1 और ये है लाइन L2। तो अब जब हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है तो हर चीज कार्टेशियन फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होगी। सो कार्टेशियन फॉर्म की वो बता दो मुझे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है?
x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c इक्वल टू सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। ओके फाइन। चलो जी, तो 3 3 6 और 6 12 एलिमेंट्स निकलेंगे, राइट? 12 एलिमेंट्स निकलेंगे। निकालो x1 y1 z1 x2 y2 z2, फिर a1 b1 c1 एंड देन फिर a2 b2 c2। ये इधर डायरेक्शन निकलेगी, इधर ये निकलेंगे। चलो निकालो x1 y1 z1 कैसे निकालोगे? पहली लाइन आ जाओ। तो +1 है तो -1, +1 है तो -1, +1 है तो, बट मेक श्योर कि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 1 1 हैं तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो पहले उनको बनाना 1। x2 y2 z2 इधर से आओ। -3 है तो 3, क्योंकि x माइनस x1 से कंपेयर करूंगा, तो x -3 में x1 की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। ठीक है, फिर इधर क्या आएगा? 5, और फिर इधर क्या आएगा? 7। इधर भी मेक श्योर करो कोएफिशिएंट 1 1 1 है। ठीक है, डायरेक्शन की बात करते हैं लाइंस की, तो इधर नीचे वाले एलिमेंट्स एज इट इज कॉपी पेस्ट, 7 -6 एंड 1, और इधर बोलो 1 -2 एंड 1। ठीक है, ये इधर का स्ट्रक्चर आ गया जिस पॉइंट से वो पास कर रही है, और इधर का स्ट्रक्चर आ गया जो दोनों लाइंस की डायरेक्शन है। दोनों से लेना देना होगा या नहीं होगा? दोनों से लेना देना होगा। अब वेक्टर फॉर्म में हमने क्या फॉर्मूला रेडी किया था? ओ सॉरी, कार्टेशियन फॉर्म में हमने क्या फॉर्मूला रेडी किया था, याद है? नहीं है? आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ऐसा नहीं होगा कि हमको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है और हमको साहब हम तो वेक्टर फॉर्म में पढ़ के गए हैं, तो हम पूरी इक्वेशंस को पहले तब्दील कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में और फिर वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन ना करने जैसा है, इससे बढ़िया करो ही मत उस क्वेश्चन को, क्योंकि समय पे करना इंपॉर्टेंट है करने से भी ज्यादा। समझ गए? सो डायरेक्ट कार्टेशियन स्ट्रक्चर भी याद रखना पड़ेगा। वो कुछ ऐसा था, याद करो, कल ही बताया अभी। डी इक्वल टू, ऊपर हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे और डिटर्मिनेंट के जो नो कंपोनेंट्स हम लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। याद आ गया? और जो सेकेंड थर्ड रो के कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? a1 b1 c1 a2 b2 c2। और ये रेड कलर के जो बार्स बनाए हैं ये तो इसलिए बनाए क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, लेकिन ये डिटर्मिनेंट जो नेगेटिव नहीं निकलना चाहिए, इसलिए मैग्नीट्यूड ओ सॉरी मॉडुलस वाले बार्स भी लगेंगे। डिवाइडेड बाय, अब नीचे जो है, नीचे एक खतरनाक सा स्ट्रक्चर था, याद है? अब वो मैंने क्या कहा था, खतरनाक सा स्ट्रक्चर याद करना थोड़ा सा करीब करीब इम्पॉसिबल है। तो कोई बात नहीं, ऊपर ये हमने 9 एलिमेंट सजा रखे हैं, यहां से तो याद कर सकते हैं ना। देखो ये गया क्या स्ट्रक्चर बना, b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर, b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर। सेकेंड एलिमेंट बताओ जरा, ये गया तो a1c2, लेकिन माइनस लगता है ना, तो a1c2 माइनस a2c1 मत करो, a2c1 माइनस a1c2 करो, उल्टा कर दो उसको, का होल स्क्वायर। देन फिर लास्ट में आ जाओ। तो देखो मैंने याद नहीं किया, इवन आज तक मैंने याद नहीं किया इस स्ट्रक्चर को, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि ऊपर वो बना बनाया है तो वहां से बना सकता हूं मैं हैंड टू हैंड। याद करने से ज्यादा बेहतर होगा मैं ऊपर से देख के बनाऊंगा ना। ये गया a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर। और अगर याद करना चाहे कोई कि सर मैं तो याद ही कर लूंगा, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी है, हर किसी की प्रायोरिटी अलग अलग हो सकती है ना। ठीक है, अब यहाँ पे बस वैल्यूज पुटअप करनी है, दैट्स इट। तो x2 माइनस x1 बताओ, 3 माइनस -1 कितना होता है? 4। 5 माइनस -1 कितना होता है? 6। 7 माइनस -1 कितना होता है? 8। इधर आओ, 7 -6 1, देन 1 -2 1। ये डिटरमिनेंट लगाने के लिए, ये मॉडुलस लगाने के लिए। ओके, डिवाइडेड बाय, नीचे भी लगे आता जाओ, b1c2 करो जरा। तो -6 इंटू 1 -6, -2 इंटू 1 -2, और +2 हो जाएगा, तो -6 + 2 कितना होता है? -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये जाएगा ये जाएगा, तो 7 1 जा 7 और 1 1 जा 1 6, लेकिन नेगेटिव करेंगे तो -6। हालांकि स्क्वायर सेम होता है लेकिन हम जो है वही लिखेंगे, 6 का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, -6 का स्क्वायर लिखेंगे। समझ आया? फिर ये गया -14 माइनस -6 यानी -14 + 6, -14 + 6 यानी -8 का होल स्क्वायर। अब एक और चीज सुनो बेटा, कैलकुलेशन टेक्निक्स पे भी ध्यान दो सारे बच्चे। देखो यहाँ पे, जब अपन डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं?
दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस का जो आंसर आता है उसको किससे मल्टीप्लाई कराते हैं? अब याद रखो इसका आंसर मैंने नीचे लिखा हुआ है, चेक करो। तो अब मैं -4 को 4 से सीधे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर से नहीं निकालने बैठूंगा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दीबाजी में यहाँ 16 लिख देते हैं कि सर 16 ही तो आएगा। तो फिर आप वापस सोचना पड़ेगा 16 कहाँ से आया, 4 से आया कि -4 से आया। तो एक बार के लिए आप स्क्वायर ना करो, एज इट इज लिखो, नेक्स्ट स्टेप में आप उसका स्क्वायर करो। बोल समझ में आया ना क्या कह रहा हूं मैं? कि बाउंसर जा रहा है? आ गया। ओके, डी इक्वल टू, आ जाओ। तो अब क्या करना है, देखो जस्ट इतना काम करना है आपको, -4 इंटू 4 कितना होता है? -16। और आगे बोलो, -6 इंटू 6 कितना होता है? -36। तो आसान हो गई ना काम। और -8 इंटू 8 कितना होता है? माइनस का 64। अब आप नीचे स्क्वायर्स करके लिखो। तो 16 और 36, 64। अब कोई ऐसे तो नहीं सोच रहा सर मैं 16 लिख लूंगा फिर वापस रूट कर दूंगा। तो 16 तो 4 का स्क्वायर से भी आ सकता है, -4 का स्क्वायर से भी आ सकता है। अगर तू 4 इंटू 4 लिखता है तो 16 है, और -4 इंटू 4 लिखता है तो -16 है। तो फर्क आ सकता है ना? समझ आया? चलो जी, तो करो इसको। हाँ, रूट भी आएगा। तो ये 100 हो गया। 100 और ये 116, -116 का मॉडुलस करेंगे तो +116। और इसको करेंगे तो वही 116 सेम ही आ रहा है, तो √116। यानी कि √116, और √116 को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या? क्या? 2√29 यूनिट्स। मैच करो आंसर। 29 4 जा होता है क्या? 6116 4 9 36 42। ठीक है। बोलो समझ आया वेक्टर फॉर्म में भी और इसमें मतलब कार्टेशियन फॉर्म में भी? ठीक है, जाना है आपको भी? जाओ, लास्ट क्वेश्चन का वीडियो देख लेना, 17th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। कर दो उसको डिलीट, इसकी मीटिंग है थोड़ी सी ओबामा के साथ। जाओ जाओ। ओके। अभी वो इलेक्शन जीता है ना ट्रम्प, तो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। अब ये सर कर तो लिया, कितनी बार कराओगे? ध्यान से देखो, इसकी एक बार शक्ल देखो। इसकी शक्ल मैच कर रही है कि जो अभी तक हमने किया? तो बेटा इसको खोलो पहले। कैसे? देखो इधर आई कैप के कंपोनेंट्स देखो। देखो जो लैम्डा और म्यू यूज करते थे अपन, उसकी जगह टी और एस है। उसकी जगह क्या है? तो आप टी और एस को अलग करो, तो देखो 1 i कैप, फिर -2 j कैप, +3 k कैप, ये है मेरा A1 वेक्टर। समझ आया? 1 i कैप यानी i कैप, फिर यहां से बोलो -2 j कैप, फिर आगे बोलो 3 k कैप। ये मेरा पहला वेक्टर है, A1 वेक्टर। समझ आया? वेक्टर आर इक्वल टू, और प्लस जैसे लैम्डा लिखते थे तो लैम्डा की जगह क्या लिखूंगा मैं? टी। तो टी को कॉमन लेने के बाद बताओ, -i कैप। हाँ, अगर हम -t लेंगे, नहीं वो तो देखो लैम्डा की वैल्यू तो -t भी हो सकती है ना। देखो, आप अगर यहाँ पे -t लेंगे तो फिर आगे आपको सबको नेगेटिव चेंज करना पड़ेगा, वो तो आपको कहीं ना कहीं तो नेगेटिव करना पड़ेगा, या तो यहाँ करो या आगे करो। सपोज करो मैं टी ले लेता हूँ, है ना? तो फिर टी ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? -i कैप। फिर यहाँ तो टी ले लिया तो ये तो +j कैप हो गया, बताओ। और यहाँ पे टी ले लिया कॉमन तो क्या आया? -2 k कैप। अब अगर आप -t कॉमन लेते तो ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता और वो पॉजिटिव होता। बोलो समझ आया? क्लियर है? नहीं है? अगर मैं -t लेता तो अंदर के सारे ये तो पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता। तो आपको वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं तो शो करनी पड़ेगी, या तो बाहर शो करो या अंदर शो करो, कोई फर्क उससे पड़ेगा नहीं। ठीक है, समझ आया? चलो अब सेकंड वाले को कन्वर्ट करके दिखाओ, देखें। दूसरी वाली लाइन को कन्वर्ट करो सारे बच्चे। करो 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 करो। गर्ल्स, आज आवाज नहीं आ रही आप लोगों की बिल्कुल। देखो एस वाले कंपोनेंट्स भूल जाओ। एस, एस, एस। अब बचे हुए कंपोनेंट्स, हमारा पहला वेक्टर है तो i कैप, देन व्हाट? -j कैप, देन व्हाट? ये माइनस बार लगा हुआ है, ये भूलना मत। तो -1 × k यानी -k कैप। समझ आया? बोलो आया? क्या लिखेंगे बोलना फिर से, i कैप, फिर -j कैप, फिर -k कैप। और अब की बार s को कॉमन ले लो, जैसे म्यू आता था यहाँ पे s आ गया। तो s को कॉमन लिया तो 1 बचा, 1 × i कैप। यहां से s को कॉमन लिया तो क्या बचा? 2 j कैप। और फिर यहां से ये माइनस याद है तो ये -2s है, तो -2s में से s कॉमन लिया तो -2 बचा, तो -2 k कैप। समझ आया? अब बेटा और कुछ नहीं किया इसने, अगर मैं इनको मर्ज करूं, जैसे i कैप के कंपोनेंट्स यहां से निकालूं तो क्या निकलेगा?
1 + t × -1 इतने टाइम्स आई कैप, तो इतने टाइम्स आई कैप है, चेक कर लो। 1 + t × -1, 1 - t होता है, तो देखो 1 - t टाइम्स आई कैप है ना। तो जो अपन नहीं कन्वर्ट करके कंपाइल करके चीजों को लिखते थे, वो कंपाइल करके चीजें इसने खुद ने दे दी। ठीक है ना, जो हमारी किसी काम की नहीं, हमको तो इसी फॉर्म में इक्वेशन पसंद है, इसी फॉर्म में हमको डेटा मिल पाता है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना कोई बड़ी बात है क्या? निकालो सारे बच्चे। ये A1, ये A2, ये B1, ये B2। चलो शुरू हो जाओ, नेक्स्ट 2 मिनट्स में निकाल के दो फटाफट। ये निकाल लिया। A2 - A1 करोगे ना, 0 आई कैप, -1 -2 -1 +2 +j कैप, -k - 3 यानी -4 k कैप। यही निकला A2 - A1। डॉट प्रोडक्ट कराओगे क्रॉस प्रोडक्ट से, है ना। -1 +1 -2, इधर 1 2 -2 डिवाइडेड बाय, इसी का मैग्नीट्यूड करना है फिर, है ना। तो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट करके आ जाते तो बढ़िया रहता, है ना। सही बात तो ये है, इधर करके आ जाओ। इधर कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। B1 क्रॉस B2 इक्वल टू आई कैप, जे कैप, के कैप, -1 1 -2 देन 1 2 -2। करो फटाफट से। तो 1 × -2 -2 -4, तो कितना हो गया? -2 + 4 हो गया, 2 आई कैप हो गया। ये गया, ये गया। 2 -2 +4 हो गया ना, +4 का -4 हो जाएगा फिर, -4 जे कैप, और ये गया, ये गया। तो -2 -1 कितना हो जाएगा? -3 के कैप। फाइन। डॉट प्रोडक्ट इसी से करना है, 2 आई कैप -4 जे कैप -3 के कैप, और इसका फिर मॉडुलस निकालना मत भूलना, है ना। डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इसी का 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर का सम का रूट। डी इक्वल टू, ठीक है। सो करो 0, देन व्हाट, -4, देन +12 का मॉडुलस नीचे, 4 16 9, तो 12 - 4 8, 25√29 यूनिट्स। चेक करो। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हमने 3 क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में किए और एक क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में किया। आप खुद फील करोगे कि वेक्टर फॉर्म इज मोर कंफर्टेबल, है ना, कार्टेशियन फॉर्म से। जबकि ये चैप्टर जब स्टार्ट होता है और जब ये दो बातें करना टीचर शुरू करता है कि एक वेक्टर फॉर्म में एक कार्टेशियन फॉर्म में, तो उस टाइम इंप्रेशन ये होता है कि शायद वेक्टर फॉर्म डिफिकल्ट होगी और कार्टेशियन फॉर्म तो हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, XYZ ही तो होता है, वो सरल होगी। ठीक है, डन। देखो सेफ ऑप्शन तो यही होगा कि रेशनलाइज करके जाओ, 8√29 डिवाइडेड बाई 29 लिखो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते। मैथमेटिशियन बड़े बुजुर्ग जैसे थेल्स हो गए, पाइथागोरस साहब हो गए, वो कह गए। ठीक है, बैग पैक कर रहे हो? बैग पैक कर रहे हो? हाँ जी, सुनो एक चीज, एक चीज तो सुनो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के कितने सवाल किए हमने अभी? एक में भी पैरेलल लाइंस निकली क्या? तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफी होगी ना। किस प्रकार की नाइंसाफी होगी कि पैरेलल लाइंस में क्या करना होता है वो तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। एग्जाम्पल 12 देखो फटाफट। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस L1 एंड L2, और अब की बार इन दोनों को कंपेयर करो, ये सेम रखे हुए हैं, रखे हुए हैं, 2 2 3 3 6 6, तो प्रोपोर्शनल है। तो यहां से क्या साबित होता है कि लाइंस आर पैरेलल। तो अब लगे हाथ बता दो पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला। डी इक्वल टू क्या था? A2 - A1 तो करना ही है, वेरी गुड। तो एक ट्रेंड तो याद रखो, A2 - A1 तो करना ही है। अब होता क्या था, देखो मैं पहले स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लिख रहा हूं, डॉट होता था, फिर B1 क्रॉस B2 होता था। बट सर पैरेलल में B1 B2 तो अलग अलग है ही नहीं, केवल एक ही है। एक ही है तो सर केवल इसको सिंपल वेक्टर B लिख दो। लेकिन फिर क्रॉस कहाँ हुआ? तो क्रॉस यहां होगा, क्योंकि एक जगह तो क्रॉस होगा, ये तो चीज फिक्स है। उसमें ऑलरेडी क्रॉस हो गया इसलिए बाद में डॉट किया।
अब इसमें तो एक ही जगह प्रोडक्ट हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट हम क्रॉस वाला लेंगे। मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय यही मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, हम यही वेक्टर बी का हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ठीक है, करो ए टू माइनस ए वन, 3 - 1 कितना होता है 2 आई कैप। फिर आगे बोलो 3 - 2 जे कैप, और फिर -5 -4 यानी माइनस के कैप। और इसका क्रॉस कराना है बी वेक्टर एज इट इज, ये पुटअप कर लो, सेम ही तो है ऊपर नीचे। 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 टाइम्स के कैप। और इसका क्या करना है मॉडुलस, और डिवाइडेड बाई इसी का क्या करना है मैग्नीट्यूड। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। चलो इन दोनों का क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, एक जगह तो क्रॉस करना ही पड़ेगा जहां शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात आ गई। तो बताओ आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, और लिखेंगे क्या 2 1 - 1 2 3 6। करो फटाफट से, ये रफली मैंने इसका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे निकालने की कोशिश करी, निकालो जल्दी से। सो क्या हो जाएगा ये बोलो, 1 × 6, 6 - -3 यानी 9 i कैप। फिर ये गया 6 × 2 = 12 -2 कितना हुआ 14, -14 या +14, आधे आधे जवाब आ रहे हैं। 12, तो -14 हो जाएगा ना, -14 j कैप। और लास्ट कंपोनेंट देखो जरा, ये गया तो 6 - 2 गिव्स मी +4 के कैप, +4 आएगा। अब ये तो है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चाहिए बेटा। उसका क्या चाहिए मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड करो, यानी कि 9 का स्क्वायर, आगे बोलो प्लस, आगे बोलो 9 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर का रूट, और नीचे तो जो था वो था 36 और 9 45 एंड 2 √47। ऊपर भी तो मैग्नीट्यूड करो, तो 81 प्लस 196 प्लस आगे क्या था वो 4, 4 का स्क्वायर इज 16, और नीचे क्या है √47। करना जरा जोड़ना, 6 और 6 12 और 1 13, 9 9 18 और 1 19, 293 डिवाइडेड बाय √47। कट रहा है क्या ये बताना जरा, मैच नहीं हो रहा आंसर। नहीं, √293 डिवाइड बाय √47 कट रहा है, ये चेक करो फटाफट। 7 की टेबल में 3 तो आता ही नहीं, कभी आता है क्या। अच्छा गलत किया है क्या, एक मिनट, 36 + 9 45 है, यस ये 49 आएगा, तो फिर तो हो जाएगा मैच। √49 क्या हो जाएगा 7, तो √293 डिवाइडेड बाय 7 यूनिट्स। दिस इज द फाइनल आंसर। देख लेते हैं ना, एग्जाम्पल है तो पीछे आंसर तो होगा ही। ये रहा √293 डिवाइडेड बाय 7 यूनिट्स इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया। तो थोड़ा सा डिफरेंट है देखो पैरेलल लाइंस में, इसलिए मैंने इक्वेशन करा दिया। ऊपर भी मैग्नीट्यूड होता है, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, स्क्यू लाइंस में ऊपर क्या होता था मॉडुलस, और नीचे क्या होता था मैग्नीट्यूड। इसमें ऊपर भी मैग्नीट्यूड है और नीचे भी क्योंकि ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या निकालेंगे हम मैग्नीट्यूड। फिर सर मॉडुलस तो कहीं किया ही नहीं, जब ऊपर और नीचे दोनों ही मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड वैसे भी नेगेटिव नहीं होगा, और वैसे भी नेगेटिव नहीं होगा, तो फिर मॉडुलस लगाने का कोई रोल ही नहीं है। ओके, सो फाइनली वी आर डन to all the concepts of this chapter, and tomorrow we are going to start the miscellaneous part। ठीक है, अब इसको शट ऑफ कर दो और रफ शीट और पेन निकाल लो, बिकॉज अब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की फ्लाइट पकड़ेंगे जल्दी से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।